हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। और जहां हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 10 की। और उसके बाद ये आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तीनों यूनिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनको लगभग हर बार पूछा गया है किसी ना किसी। आप चाहे कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, उनमें हर साल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए होते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे लिए। और आज हम लोग इसको तीनों को कवर करेंगे, यूनिफिकेशन को, कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे जर्मनी का हुआ और कैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। तो बहुत इत्मीनान से सुनेंगे, बैठ के आराम से। और उसके बाद जो है कि चीजें आपको जो नहीं समझ में आई वो बाद में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक बार में हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो वीडियो को बार बार देख लें, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, आपको एंड तक जरूर देखना है। और उसके बाद चीजें तभी समझ में आती है जब हम पूरी चीजें सुनते हैं या देखते हैं। ठीक है, बीच में आपने 2-4 मिनट देखा और फिर स्किप कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आना है। अच्छे से लेक्चर को बैठ के पूरा देखना है। और हम हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता चली गया होगा क्या है, कि जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का। तो पहले हम जर्मनी का देखेंगे, उसके बाद इटली का, फिर हम ब्रिटेन का देखेंगे। ठीक है, फिर हम ब्रिटेन का देखेंगे कि कैसे इन तीनों देशों का यूनिफिकेशन हुआ। जहां हम लोग नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं कि कैसे यूरोप के अंदर अलग अलग देशों में नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और सभी यूरोप के देश छोटे मोटे जो भी थे वो सब अपना अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। और उसमें ये भी देश आ चुके हैं जिसमें आप सामने देख रहे होंगे तीन देश, कौन से, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तो इन देशों ने कैसे अपने आप को यूनिफाइड किया, कैसे अपने आप को राजाओं के राज्य से अलग किया और एक कह सकते हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बनाया, किसने कहाँ भूमिका निभाई, तो वो हम सब लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हम हमारे सामने दिख रहा होगा जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि क्या सेना जो है वो किसी देश की निर्माता हो सकती है। मतलब सोच के देखिए, अगर आपके देश में बहुत बड़ी सेना है और आप फिर भी गुलाम हैं, लेकिन क्यों ऐसा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि जर्मनी की जो आर्मी है क्या उसकी निर्माता हो सकती है। भैया बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास बहुत बड़ी आर्मी है, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी है, तो वो आपके देश में अच्छी खासी भागीदारी निभाएगी, आपके देश को प्रोटेक्ट करने में, आपके देश को यूनिफाइड करने में, है ना। हर तरीके से वो मतलब अपना रोल निभाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो समय था 1848 का, और पूरे यूरोप में जो था, आपको पता है कि इससे पहले जो है नेशनलिज्म बहुत तेजी से उभर रहा था पूरे यूरोप में। यानी कि हर देश अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाने में लगा हुआ है। यहीं पर समय आता है 1848 का। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है यूरोप के अंदर ये मूव्ड अवे हो चुका है, यानी कि केवल यूरोप में कह सकते हैं डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से ही नेशनलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, लोग कह रहे हैं कई कई तरीकों से आएगा, यानी कि जिसमें आपने पीछे देखा रोमांटिसिज्म के बारे में आपने पढ़ा, कि जहां लोग कल्चरल मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, कि आप अपने जो भी फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांस हैं, जो भी आपकी कल्चरल से संबंधित चीजें, उनसे जुड़िए आप। उसके बाद आपके मन में जो सेंस क्रिएट होंगे कि हाँ ये तो हमारी चीजें हैं ना, तो उनसे आपको लगाव होगा। तो ये कल्चरल मूवमेंट चलाया था जो आपने रोमांटिसिज्म में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन, यानी कि अब कह रहे हैं कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में जो ये है, हट चुका है किससे, जो संबंधित था पहले डेमोक्रेसी से और रिवॉल्यूशन से, कि क्रांति करेंगे और डेमोक्रेटिक आइडिया को लेके आएंगे तो हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं था। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिस्ट, यानी कि ज्यादातर जो है प्रमोट किए जा रहे थे। देखो, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिस्ट, यानी कि इनको दबाया किसके द्वारा जा रहा था, वो कंजर्वेटिस्ट टाइप के जो लोग थे, जो यानी कि पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, यानी कि जो मोनार्की के सपोर्टर थे, वही तो कंजर्वेटिस्ट कहलाते थे। और हमने बताया था आपको कि लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे, दे वांटेड टू चेंज इन द सोसाइटी, यानी कि जो पूरी तरीके से समाज में बदलाव चाहते थे। लेकिन जो कंजर्वेटिस्ट थे ये नहीं चाहते थे कोई बदलाव। ठीक है, तो फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, यानी कि ये स्टेट की पावर को प्रमोट करना चाहते थे, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरो, और ये क्या अचीव करना चाहते थे कि पूरे यूरोप में इनका डोमिनेशन बना रहे। ठीक है, ये चेंजमेंट चाहते ही नहीं थे। ये भैया कह रहे थे कि क्यों बदलाव कर रहे हो, जो व्यवस्था चली आ रही है उसी में बढ़िया है, उसी में हमारा फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं तो हम क्या करें। ठीक है, तो ये इस टाइप से। और उसके बाद
यानी कि कंजर्वेटिस्ट का समझ में आया क्या, कि ये प्रमोट करते थे किसको, स्टेट पावर को, यानी कि राजशाही को संबंधित चीजें जो थी उनको प्रमोट करते थे, क्योंकि उसमें इनका फायदा है ना भैया, तो ये उस चीज को मतलब सपोर्ट करते थे। उसके बाद दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट, यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं ये प्रोसेस में किसकी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में और इटली के यूनिफिकेशन में, ठीक है। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे या नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो कह सकते हैं वो फैल गई, यानी कि फीलिंग जो थी वो वाइड स्प्रेड हुई लोगों में। क्या देखो कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी ये फैल चुकी थी पूरे मिडिल क्लास, मतलब जो जर्मन मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच में। और आपको पता है कि पूरे यूरोप में अगर क्रांति को सबसे आगे बढ़ाने वाले लोग थे तो वो मिडिल क्लास के ही लोग थे, ठीक है, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो जर्मनी में भी मिडिल क्लास के लोग ही इन चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे, यानी कि क्रांति को आगे बढ़ा रहे होंगे। हु इन 1848 क्या करते हैं, ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट, यानी कि 1848 में जर्मनी के लोगों ने एक बार प्रयास किया, जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने प्रयास किया क्या करने का, कि पूरे जर्मनी के जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको एक यूनाइटेड नेशन में, यानी कि बनाने का, यानी कि उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन बनाने का ट्राई किया। और उसके बाद जो जहां पर सरकार काम करेगी वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू काम करेगी, ठीक है। ये चीजें एक बार उन्होंने सोची और उसके बाद मतलब ट्राई कर रहे हैं। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज, यानी कि यहां से कह सकते हैं ये एक उदारवादी कह सकते हैं इनका प्रयास था उदार तरीके से, कि वो अपने आप को, अपने देश को एक नेशन बनाना चाहते थे उदार तरीके से। लेकिन हुआ क्या, हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, देखो क्या किया, दबा दिया। राजा और राजशाही से संबंधित जो भी लोग थे उन्होंने मिलकर इनके इस प्रयास को दबा दिया। यानी कि 1848 में जब पहली बार जर्मन्स लोगों ने, और जर्मन में भी कौन लोग, जो मिडिल क्लास के थे, उन्होंने अपने आप को एक यूनाइटेड नेशन बनाने का ट्राई किया, तो फिर यहाँ पर राजा और राजा से संबंधित जितने भी लोग थे उन्होंने उनको मिलकर, यानी कि राजा और उसकी जो आर्मी थी उन्होंने मिलकर उस आंदोलन को दबा दिया। यानी कि जो जर्मन मिडिल क्लास जर्मन जो थे उनके प्रयास को इन्होंने दबा दिया। और उसके बाद क्या होता, जो जिनको सपोर्ट था किसका, लार्ज जो लैंड ओनर्स थे जिनको हम जंकर्स कहते थे प्रूशिया के, तो प्रूशिया के जंकर्स का इनको सपोर्ट था, किसको, मिलिट्री को। लेकिन अब देखो यही आगे भूमिका भी निभाएंगे, यानी कि जो प्रूशिया के लोग हैं वही जर्मनी के यूनिफिकेशन में भूमिका भी निभाएंगे। अभी इन्होंने राजा के साथ मिलकर उनके आंदोलन को दबा दिया है, लेकिन फिर यही सोचेंगे कि हम किंग मेकर क्यों नहीं बन जाते भैया, हम ही जो है इनकी मदद करते हैं जर्मन लोगों की, तो हम जो है किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और जर्मन भी यूनिफाइड हो जाएगा। तो यही अब प्रूशिया वाले इनकी मदद करने लगेंगे। देखो फ्रॉम देन उसके बाद से क्या हुआ, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, यानी कि यहीं से फिर उनके आंदोलन को उन्होंने अपनी लीडरशिप में ले लिया प्रूशिया के लोगों ने। प्रूशिया के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम आपकी तुम्हारी मदद करेंगे, और हमने गलत किया कि हमने राजा का साथ दिया और राजा की आर्मी का साथ दिया, लेकिन अब हम तुम्हारा जो नेशन है वो यूनाइट करवा देंगे, ठीक है। और यहीं से फिर उनका समर्थन मिलता है और वो फिर लीडरशिप ले लेते हैं इस मूवमेंट की और नेशनल यूनिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ से अब जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से शुरुआत है, ऊपर आपको समझ में आ चुका होगा क्या, कि जर्मनी जो था शुरुआत में अलग अलग बटा हुआ था। और उसके बाद पहली बार 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन थे उन्होंने ट्राई किया कि हम अपने देश को एक यूनिफाइड नेशन बनाते हैं, लेकिन जो है जर्मनी के जो राजा राजा थे और राजा की जो आर्मी थी उन लोगों ने मिलकर उनके आंदोलन को दबा दिया। और किनकी मदद से दबाया था, प्रूशिया के जो जमींदार थे उनकी मदद से। लेकिन प्रूशिया के जो राजा थे और उसके बाद और भी जो मंत्री संतरी थे उन्होंने देखा कि हम अच्छा मौका है, हम क्रेडिट ले सकते हैं किसका, कि जर्मनी को यूनिफाइड करवा दें। तो जर्मनी को यूनिफाइड कराने में अपने आप को आगे रखते हैं कि भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे। जर्मन के मिडिल क्लास के लोग थे उनसे कहते हैं
कि हम आपकी मदद कर देंगे, आप अपना जो है नेशन एक जो इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की सोच रहे हैं आप उसको आगे कैरी करिए। तो उसके बाद यहीं से इनका जो मंत्री होता है ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट, यानी कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है कौन, ऑटो वन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी, यानी कि प्रूशिया की मदद से ये चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपनी आर्मी को ले जाता है और अपने ब्यूरोक्रेट्स ले जाता है बहुत सारे, यानी कि जो भी नौकरशाही थी उनको ले जाकर, और जर्मनी के अंदर जर्मन्स की मदद करते हैं ये लोग। और उसके बाद 3 वॉर्स ये लड़ते हैं, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। ये तीनों युद्ध लड़ने के बाद अंत में क्या होता है, प्रूशियन आर्मी की विक्ट्री होती है, यानी कि प्रूशियन आर्मी जीत जाती है। समझ में आया कुछ, क्या कि जर्मनी ने जैसे ही अपने आप को 1848 में यानी कि ट्राई किया, क्या ट्राई किया कि यूनिफाइड करना है, क्या करना है, अपने आप को यूनिफाइड करना है। और जैसे ही यूनिफाइड किया तो जर्मन की जो आर्मी यानी कि जर्मनी का जो एम्परर था, कौन, एम्परर, तो एम्परर और प्लस जो इनके कौन थे, जो इनकी आर्मी थी, इन लोगों ने मिलकर इनकी इस आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया था। ठीक है, यहाँ इनकी फेल हो गई, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन जंकर्स, इनकी मदद से इन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया था। लेकिन अब यहीं से ये प्रूशिया के जो मतलब राजा थे, इन लोगों ने मतलब कहा कि क्या, कि अब हम तुम्हारी मदद कर देंगे, चलो ठीक है, तुम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट यूनिफाइड नेशन बनाना चाहते हो, हम मदद करेंगे। और उसमें ऑटोवन बिस्मार्क इसकी जिम्मेदारी लेता है। और उसके बाद ये 3 युद्ध लड़ते हैं किसके साथ, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। कौन, प्रूशिया के राजा, यानी प्रूशिया का जो ये मंत्री था, चीफ मिनिस्टर था बिस्मार्क, ये तीनों के साथ लड़ता है। और उसके बाद अंत में प्रूशिया की ही विक्ट्री होती है एंड द कंप्लीटेड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इस तरीके से प्रूशिया की मदद से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। यानी कि समझ में आ गया, जर्मनी का यूनिफिकेशन जो हो पाया वो विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन किंग एंड प्रूशियन आर्मी की वजह से हो पाया। इन जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग, जो प्रूशिया का राजा था, विलियम फर्स्ट, ये इसको घोषित कर दिया जाता है क्या, जर्मन एम्परर। यानी कि अब देखो इन्होंने कहा था ना, मैंने अभी बताया था कि ये किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते थे, कि तुम्हारा राजा किसने बनाया, हमने, ठीक है, तुम्हारी मदद किसने करी, हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से जर्मन एम्परर बन जाता है कौन, विलियम फर्स्ट। अब यानी कि वो तो ओटोबन बिस्मार्क प्रधान मुख्यमंत्री है, यानी कि उनका पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर क्या था, मोनार्की भी थी। मैंने आपको बताया था, आज भी क्लास में बताया था कि 2 तरीके की व्यवस्थाएं आई। एक तो मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, जहां सरकार मतलब राजा पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। और फिर थोड़े बदलाव के बाद जो व्यवस्था आई वो आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम कह सकते हैं प्रूशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, और वहां पर यानी कि मुख्यमंत्री भी चुना जा रहा है, यानी कि पार्लियामेंट भी चुनी जा रही है। ठीक, उसके बाद उनका मतलब ये है कि वहां पर राजा भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब राजा बने कौन, विलियम फर्स्ट, और ऑटोवन बिस्मार्क तो था ही इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। और ये लोग अपना फिर ये सेरेमनी रखते हैं वर्साइल्स में, और यहाँ पर खूब मतलब एंजॉय करते हैं कि भैया हमारी मदद से, प्रूशिया वाले कहते हैं हमारी मदद से जर्मनी यूनिफाइड हो गया अंत में। और उसके बाद इस तरीके से ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, यानी कि सुबह की 18 जनवरी 1871 की जब सुबह की कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, तो यहाँ पर एक असेंबली बुलाई गई, किसमें, राजाओं की, जर्मन स्टेट्स के राजाओं की असेंबली बुलाई गई। यानी कि अब जो जर्मनी यूनिफाइड हो चुका है, जिनमें विलियम फर्स्ट राजा बन चुका है और ऑटोमन बिस्मार्क उसका मुख्यमंत्री बन गया है। ठीक है, होता है ना राजनीति, इसी को तो कहते हैं राजनीति। जब यानी कि देखो जर्मनी के लोगों ने अपने आप को यूनिफाइड करने का ट्राई किया, तो उस उधर से मतलब जर्मनी के ही राजा जो थे, और उन्होंने अपनी आर्मी की मदद से उन जो जर्मन्स के जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो मिडिल क्लास जर्मन थे, उनको दबा दिया, आपने देखा अभी। और उसके बाद किसकी मदद से दबाया था, प्रूशिया की मदद से। और प्रूशिया वालों ने अच्छा मौका देखा कि बढ़िया है, हम क्रेडिट ले सकते हैं, और तुम्हारा जो है नेशन स्टेट जो है यूनिफाइड भी करा सकते हैं, और तुम्हारे यहाँ से जो राजा है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने प्रूशिया के लोगों ने जो जर्मन कॉमन पीपल थे, यानी कि जो मिडिल क्लास के जो ट्राई कर रहे थे जो अपने आप को यूनिफाइड करने की, उनकी मदद कर दी। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया, जर्मनी की राजशाही को खत्म करवा दिया और खुद वहां के राजा बन गए प्रूशिया के। देख रहे हो, इसको कहते हैं राजनीति तगड़ी वाली। और उसके बाद यानी कि जर्मन स्टेट के लोग जब यहाँ के राजा मिलते हैं आपस में, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, यानी कि इसमें आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर, प्रूशियन मिनिस्टर्स आते हैं, समझ में आ रहा है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क भी आता है उसमें। ठीक है। और उसके बाद यानी कि जब इनकी असेंबली बुलाई गई, ठीक कहाँ पर, मतलब वर्साइल्स में, तो यहाँ पर सभी जो भी राजा थे जर्मनी के, अलग अलग राज्यों के, वो आए, और ऑटोबर बिस्मार्क भी आया, प्रूशियन के जितने भी मंत्री थे वो सब आए। और जिसके यानी कि अनहीटेड हॉल द मिरर्स ऑफ प्लेस एट वर्साइल्स, यानी कि ये वर्साइल्स में ही मिलते हैं। और न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई कैसर विलियम फर्स्ट, यानी कि, और इसमें देखो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जो राजा अब नया बना है विलियम फर्स्ट, वो उसकी अध्यक्षता करता है। देख रहे हो, मतलब जर्मनी की राजशाही को, जो एब्सोल्यूट मोनार्की जर्मनी में थी, उसको खत्म कर कर प्रूशिया के राजाओं ने जर्मनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है अब। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया। इस तरीके से कह सकते हैं जर्मनी जो था, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट, यानी कि इसमें किसका हमें मतलब डोमिनेंस देखने को मिलता है, प्रूशियन आर्मी का। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रूसिया की मदद से जर्मनी जो था यूनिफाइड हो पाया, लेकिन वो खुद भी अपने आप को राजा वहां बना लिए प्रूशिया के लोग। द न्यू स्टेट प्लेस्ड और स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, यानी कि अब जो नया स्टेट बनता है इसमें करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। अब चेंजमेंट क्या हुए, यानी कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रूसिया, तो ये क्या चेंजमेंट करते हैं, यानी कि करेंसी को मॉडर्नाइज करते हैं, बैंकिंग सिस्टम करते हैं, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को बढ़ावा देते हैं जर्मनी के अंदर। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम द मॉडल ऑफ रेस्ट ऑफ जर्मनी, यानी कि फिर प्रूसिया का जो मॉडल था, यानी कि जो प्रूसिया ने मॉडल दिया, वही पूरे बचे हुए जर्मनी के राज्यों के लिए यानी कि मॉडल के रूप में, मतलब एक कह सकते हैं रोल मॉडल बन के आया। ठीक है, रोल मॉडल बन के आया। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा जर्मनी का यूनिफिकेशन, समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको चीजें, ऐसी मतलब बातों बातों में ही रिवाइज करना है क्या, कि जर्मनी एक अभी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ देश था, और उसके बाद इस पर अलग अलग छोटे छोटे राजाओं का राज था। लेकिन जब यहाँ के कॉमन पीपल यानी कि मिडिल क्लास के लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी, और उसके बाद वो क्रांति करना चाहते थे, और क्या करना चाहते थे, अपने देश को यूनिफाइड करना चाहते थे। लेकिन जो वहां की एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उन्होंने और अपनी आर्मी की मदद से इस रिवॉल्यूशन को दबा दिया। और किसकी मदद से दबाया, प्रूसिया के जंकर्स की मदद से, जो बड़े जमींदार थे उनकी मदद से। और यहाँ पर अब प्रूसिया एक मौका देखता है कि हम जर्मन्स के लोगों की मदद कर देते हैं, तो क्या होगा कि इनका नेशन भी यूनिफाइड हो जाएगा, और उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, और हम भी उस पर कब्जा कर सकते हैं, और जर्मनी की जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो हम खत्म करवा देंगे। ये राजनीति करते हैं प्रूशिया वाले, और ये जाकर मदद करते हैं कि चलो ठीक है, आओ आओ बेटा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। और उस समय जर्मनी, वो प्रूशिया का जो मुख्यमंत्री था वो था ऑटोमन बिस्मार्क, तो ये मदद करता है उनकी। और उस समय जी, और फिर ये लड़ाई भी लड़ते हैं किसके साथ, ऑस्ट्रिया, और यानी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ ये लोग लड़ाई लड़ते हैं प्रूशिया के लोग, और अंत में जीत भी जाते हैं, यानी कि प्रूशिया की आर्मी की विजय भी हो जाती है। अब यहाँ से फिर जर्मनी से इन लोगों का बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म करवा दी, और अपने आप को राजा घोषित कर दिया, विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया, और ऑटोमन बिस्मार्क पूरे जर्मनी का प्लस प्रूशिया का मुख्यमंत्री बन गया। समझे। और इस तरीके से इन लोगों ने फिर बाद में अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं, और यहाँ पर फिर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं कि भाई जो है जर्मनी का हमने यूनिफिकेशन करा दिया है। ये बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इटली के यूनिफिकेशन की, अब देखो हमारा अगला जो है, पूरी प्रोसेस लिखने को आती है। अब आपको पॉइंट में कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, किसकी मदद से हुआ, क्या राजनीति चली गई, वो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जब हम बात करते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो देखो जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत लंबी इतिहास है इसका भी, पॉलिटिकल यानी कि हिस्ट्री जो है इसकी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, वो लंबी है थोड़ी। किसकी, इटली की भी। यानी कि इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर, यानी कि जर्मनी की तरह इटली भी अलग अलग राज्यों में फैला हुआ था, और इटली में
बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों का राज था, यानी कि उसमें हब्सबर्ग एम्पायर भी था और भी कई सेवरल डायनेस्टी थी जो जर्मन इटली के ऊपर राज कर रही थी। अभी हम आगे देखेंगे कौन कहां पर राज कर रहा था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। भाई साहब देख रहे हो, यानी कि इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। क्या? यानी कि डिवाइड था। अब आप समझो, जो राज्य 7 स्टेट्स में डिवाइड है, सोचो 7 स्टेट्स में डिवाइड है, तो कितने राजा जो हैं यहाँ पर राज कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब ये क्या करना है, इन सभी राज्यों को ये अलग, मतलब जो 7 स्टेट्स में बटा हुआ है, ये अब यूनिफाइड करने की प्रयास करेंगे इटली के लोग। अब उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, वो आप देखेंगे जो रहेगी किसकी, मतलब गैरिबाल्डी और उसके बाद जो है मैजनी की। ठीक है, चलो। यानी कि 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और उनमें से केवल एक स्टेट ऐसा था, जो कौन सा था, सार्डिनिया पेडिमोंट, जो केवल इटली के राजा द्वारा शासित था। यानी कि 7 स्टेट इटली के अंदर और उनमें से केवल एक स्टेट पर इटली के राजा का शासन। ठीक है, यानी कि केवल एक स्टेट पर, और 6 स्टेट पर कोई दूसरे लोग राज कर रहे हैं, समझो। यानी कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है यहाँ पर। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान से सुने इस चीज को, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इटली का यूनिफिकेशन शुरू हम कर रहे हैं, और इटली की कहानी भी ऐसी है जैसे जर्मनी की थी, यानी कि इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और इस तरीके से इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ है, और उनमें से एक राज्य में केवल इटली के राजा का राज है, बाकी के 6 राज्यों पर किसी अदर राज्य के राजाओं का राज है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो, यानी कि द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। यानी कि अगर हम बात करें इटली को, यानी कि इधर अगर हम बात करें, यहाँ हमने इटली बना लिया, ये मान लो ये हमारा चार्ट मैप पे इटली बन गया। इटली की अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में, किधर, नॉर्थ में, यानी कि इधर साइड, तो यहाँ किसका राज है, ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर का, यानी कि इधर ऑस्ट्रिया का राज है। समझना इस चीज को, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैप समझ लिया तो ये ऑस्ट्रिया का राज है, ठीक है, नॉर्थ में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेंटर वॉज रूल्ड बाई पोप, यानी कि इसके बीच में पोप राज कर रहे हैं। कौन? पोप राज कर रहे हैं, समझ में। और उसके बाद देखो, सदर्न रीजन जो इसका इधर साइड कौन कौन राज कर रहा है, इधर साइड कौन राज कर रहा है वो देखो। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं सदर्न में, तो सदर्न रीजन अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग स्पेन, यानी कि इधर स्पेन का राज है। समझना देखो, यानी कि नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का राज है, सेंटर में पोप राज कर रहे हैं, और वहीं साउथ में स्पेन का राज है। और इवन इटालियन इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म्स, यानी कि इनकी लैंग्वेज भी कोई कॉमन नहीं है। और उसके बाद स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लोकल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको इटली की कहानी समझ में आ गई होगी, कैसा इटली बटा हुआ है, समझ में आ गया। 7 राज्यों में कैसे क्या बटा हुआ है, यानी कि और भी इधर उधर राज कर रहे हैं, यानी कि आपको इसमें केवल नॉर्थ, सेंटर और क्या कहते हैं, साउथ में दिख गया। ठीक है, और भी इस तरह एक बीच में राज्य इसका सार्डिनिया पेडिमोंट है, जो यानी कि इटली के राजा द्वारा ही शासित है। तो 4 आपको समझ में आ ही गए होंगे, 3 ये देख रहे हैं, चौथा सार्डिनिया पेडिमोंट, और 3 और कोई होंगे जो इधर उधर राज कर रहे होंगे। अब चीजें क्या हैं वो देखो, यानी कि अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द 1830s की जब बात आती है, तो 1830s में क्या हुआ कि जो गुइसेप मैजनी थे, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं जोर देते हैं किस बात पर, टुगेदर कॉर्नेट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, यानी कि सबसे ज्यादा जो जोर दिया इटली को यूनिफाइड करने का, वो मैजनी ने दिया। ठीक है, यानी कि मैजनी एक लीडर बन के आए कि हम यूनिफाइड करेंगे किसको, इटली को। समझ में आ रहा है, यानी कि इटली की यूनिफाइड करने की जिम्मेदारी मैजनी ने ली। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि इन्होंने इस इटली को यूनिफाइड करने के लिए इन्होंने कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। उनमें से एक सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली नाम से। कौन सी? यंग इटली नाम से, जिसको जो डिसमेंशन ऑफ द हिज गोल, यानी कि इसका भी गोल यही था कि हम इटली को यूनिफाइड करेंगे, लेकिन इसको दबा दिया गया बाद में। रिवॉल्यूशनरी में अगर हम बात करते हैं मैजनी की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैजनी, अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना। हर बार लगभग इसके बारे में आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो बेटा इस बार भी पूछने के चांस इसके हैं मैजनी का। तो द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट मेंटन नाउ फेल ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट अंडर
इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। यानी कि आप क्या कह रहे हैं देखो, यानी कि फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, जब ये दो बार फेल हो गए, यानी कि 1831 में भी फेल हो गए थे और 1848 में भी फेल हो गए, जिसका मतलब ये हुआ कि सार्डिनिया पेडीमोंट जो था वो मतलब पहले से जो विक्टर इमैनुअल सेकंड यहाँ पर राज कर रहे हैं वो यूनिफाइड करने की कोशिश करे, लेकिन वो फेल हो गए। इन द आई ऑफ रूलिंग एलिट्स, यानी कि जो रूलिंग एलिट्स का मतलब ये हुए कि जो शासक वर्ग था उनके बीच में अगर हम बात करते हैं ऑफ दिस रीजन, यूनाइटेड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी कि इस तरीके से इनको ये लगा कि हम अगर यूनिफाइड हो गए तो जो है हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा और हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है देखो, चीफ मिनिस्टर जो कैबोर थे ये इटली के मतलब प्रधानमंत्री ये इस टाइप से होते हैं, मुख्यमंत्री टाइप से ही, हु लेड द मूवमेंट और टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। यानी कि अब मैजनी और मैजनी के साथ शामिल हो गए कौन, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कैबोर, वो शामिल हो गए और ये कहते हैं कि अब हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि लेड करेंगे उसको। वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, यानी कि ना तो हम क्रांतिकारियों की तरह लड़ेंगे ना ही एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे, बस हम अपने देश को यूनिफाइड कर लेंगे। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than the Italian। यानी कि काफी ऐसे लोग थे इटली के जो बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंच बोलते थे, जितने की इटालियन नहीं बोल पाते थे उससे भी। तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस, इस तरीके से फ्रांस अच्छी बोल लेते थे तो इन्होंने संबंध स्थापित किए फ्रांसीसी आर्मी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो कैबोर ने ये प्रयास किया और सार्डिनिया पेडीमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। यानी कि फ्रांस के साथ मिलकर कैबोर ने क्या किया कि अब किसको, सार्डिनिया पेडीमोंट को मतलब जीत लिया, यानी कि किसकी मदद से, डिफीटिंग यानी कि ऑस्ट्रिया से अपने आप को आजाद कर लिया। सार्डिनिया पेडीमोंट के कुछ हिस्सों पर जो था किसका कब्जा था, ऑस्ट्रिया का, तो उसको 1859 में अलग कर लिया बिल्कुल, कि अब ऑस्ट्रिया के राजा को हरा दिया और यहाँ से सार्डिनिया पेडीमोंट को बिल्कुल अलग कर लिया, यानी कि यूनाइट करने के अब आगे बढ़ रहे, एक स्टेप इनका पूरा हो गया। यानी कि सार्डिनिया पेडीमोंट पूरी तरीके से जर्मन इटली के लोगों ने फ्री करा लिया, किसने किसने, यानी कि कैबोर ने और मैजनी ने। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, और लगातार यानी कि सैनिक भेजने के बजाय ये लोग अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसेप गैरीबाल्डी, यानी कि गैरीबाल्डी की भी, गैरीबाल्डी के साथ भी लोग काफी यानी अभी मैंने बताया अब 3 लोग इटली की जो है यूनिफिकेशन में शामिल हो चुके हैं, कौन, कैबोर, मैजनी और गैरीबाल्डी, ठीक है, ये तीनों लोग शामिल होते हैं और उसके बाद ये लोग मिलकर लड़ाई में शामिल हो गए। और उसके बाद 1860 में क्या होता है, दे मार्च इनटू साउथ इटली, यानी कि अब ये साउथ इटली की तरफ चल पड़ते हैं जहां स्पेन का राज था, ठीक है, और एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ ये जाते हैं एंड सक्सीड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, और यहां से वहां के लोकल पीजेंट्स की मदद से स्पेन को भी हरा देते हैं। समझ में आ गया, यानी कि अब सार्डिनिया मेडीमोंट पहले उन्होंने पूरा जीत लिया, उसके बाद इन्होंने जो साउथ रीजन था जहां स्पेन का कब्जा था वो भी अब स्पेन को हरा के वो भी अपने कब्जे में ले लिया। अब 2 पार्ट यानी कि इटली में मिल चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी कि विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित किया जाता है क्योंकि विक्टर इमैनुअल सेकंड ही उसमें भूमिका निभा रहा था इटली के यूनिफिकेशन में। और इस तरीके से हालांकि हाउ मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, यानी कि इस समय जो इटली की पॉपुलेशन थी उसमें निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा हो चुकी थी। और उसके बाद रिनेम्ड ब्लेसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, तो इस तरीके से ये लोग अभी भी अवेयर नहीं थे कि लिबरल आइडियोलॉजी से ये लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि ये थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे थे इटली के लोग शुरुआत में। द पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरीबाल्डी, और जो किसानों के आंदोलन होते थे और उनको जो लेड करता था कौन, यानी कि हेड करने वाला जो सपोर्ट मिला हुआ था गैरीबाल्डी का। और उसके बाद सदर्न इटली में, ठीक है, यानी कि गैरीबाल्डी को जिन जो किसानों का सपोर्ट मिला था, जिन किसानों का गैरीबाल्डी को साउथ में सपोर्ट मिला था, जिनकी मदद से स्पेन के राजाओं को हराया, ठीक है, तो वो उसके बाद इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया, उसके बाद यानी कि इससे पहले उन्होंने कभी भी इटालिया शब्द का नाम नहीं सुना था। और एंड दे बिलीव दैट ला इटालिया का मतलब, और उनका ये मानना था ला इटालिया का मतलब कि इमैनुअल की वाइफ है ये, ठीक है। तो अनपढ़ थे इटली के शुरुआत के लोग, बहुत
ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस तरीके से हमने देखा क्या कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोगों ने भूमिका निभाई, कैवोर ने, गैरीबाल्डी ने और मैजिनी ने। ठीक है, और कब कब ये यूनिफिकेशन हुआ? 1800, अगर हम बात करते हैं कब कब, देखो इधर लिखा हुआ है 59, 60 और 61, 3 साल में इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड जो थे वो राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने कहानी सुनी किसकी? यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। 2 यूनिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे। इस तरीके से लगभग ये चैप्टर हमारा जो है 90% कवर हो चुका होगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से एक बार नहीं बार बार सुनेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी टिपिकल लगती हैं, पहली बार पढ़ोगे तो टिपिकल लगेंगे, लेकिन 2-3 बार जब आप सुन लोगे तो आदत पड़ जाएगी कि हाँ, और उसको जब हम किसी भी चीज को बार बार सुनते हैं देखते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो फिर वो चीजें हमारे दिमाग में सेट भी हो जाती हैं। आपको एक बार में चीजें नहीं याद होती, कोई बात नहीं, आप आराम से दोबारा देख लो 1.5 पे लगा के वीडियो को, लेकिन एंड तक देखा करो तो चीजें आपको क्लियर होंगी। इतिहास है, इतिहास को ज्यादा सुनने से, ज्यादा पढ़ने से ही समझ में आता है, ये बात आप मान लो। ठीक है, मेरी तरफ से मान लो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कोई आइडिया है नहीं और कोई तरीका है भी नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। ठीक है, ठंडी चीजें ज्यादा लें और बाहर ना निकले, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चों, आपको बीमार पड़ना शोभा नहीं देगा। ठीक है, आपकी लाइफ का ये सवाल है, तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।